हेलो एंड वेलकम टू द एनसीईआरटी कैंप। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सीबीएसई क्लास 10 से हिंदी ए चैप्टर 8 से कन्यादान। इसके रचनाकार है ऋतुराज। यह आपको क्षितिज भाग 2 पाठ्य पुस्तक से लिया गया है। चलिए शुरुआत करते हैं। कन्यादान में हम लोग क्या देखेंगे? भावार्थ, व्याख्या, एक्सप्लेनेशन, समरी, ये सब चीज हम लोग देखेंगे। तो चलिए शुरुआत करने से पहले और डिस्कस करने से पहले हम लोग कवि परिचय के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। ऋतुराज के जीवन परिचय के बारे में अगर बात की जाए तो इनका जन्म 1940 ईस्वी में राजस्थान के भरतपुर में हुआ था। और इनकी कुछ रचनाएं हैं जैसे कि पुल पानी में, एक मरण धर्मा, सूरत निरत, लीला अरविंद, ये इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं। इनकी रचनाओं के लिए इन्हें सोमदत्त, परिमल सम्मान, मीरा पुरस्कार, बिहारी पुरस्कार, कुछ इन्हें पुरस्कार मिल चुकी है। और बात की जाए इनकी काव्य की कुछ विशेषताओं के बारे में तो आपको बता दें इनका जन्म ऐसे समय में हुआ जब प्रगतिवाद की शुरुआत हुई थी। तो इनकी जो रचनाएं होगी प्रगतिवाद और प्रयोगवाद से थोड़ी सी क्या होगी, थोड़ी सी संबंधित होगी। तो प्रगतिवाद और प्रयोगवाद में आप देखोगे कि जो सामाजिक जीवन है, जो रचनाएकार क्या किए, सामाजिक जीवन के बारे में अपनी रचनाओं को अधिक लिखे हैं। तो दैनिक जीवन का जो अनुभव है, उनके यथार्थ यथार्थ मतलब सच्चाई, यानी कि जीवन की जो सच्चाई है उनको उसको उन्होंने क्या किए, ऋतुराज ने क्या किया, सामने लाए, सबके सामने लाए। और इसके अलावा समाज में जो शोषित वर्ग क्या कर रहे थे, शोषण कर रहे थे, उनको इन्होंने अपने रचनाओं का माध्यम बनाया, यानी कि लोगों को उनके क्या किए, लोगों को बताए, शोषण को बताए, जो विडंबनाएं हैं, जो कुरीतियां हैं, उनको समाज के सामने लाने का प्रयास इन्होंने अपने रचना के माध्यम से किए। तो चलिए देख लेते हैं इनकी रचना जो कन्यादान है उसके माध्यम से समाज के किस व्यवस्था के तरफ ये इशारा कर रहे हैं। तो कन्यादान क्या है? कन्यादान एक रस्म होती है जो एक माता पिता अपनी पुत्री का जब विवाह करते हैं तो अंतिम रस्म निभाई जाती है, जिसके बाद जो पुत्री का विवाह जो है वो संपन्न माना जाता है। तो इसके माध्यम से रचनाकार क्या दिखाने का प्रयास कर रहे हैं उसको हम लोग देखेंगे। तो रचनाकार जो है सामाजिक व्यवस्था की तरफ इशारा कर रहे हैं और बताने का प्रयास कर रहे हैं कि जो तत्कालीन समय है उस समय स्त्रियों की कैसी स्थिति थी उसके बारे में बताते हैं। और साथ ही इस रचना में आप देखेंगे कि जो नारी को कमजोर समझा जाता है समाज में, उनको बताने का भी प्रयास की करते हैं। और समाज में जो नारियों का शोषण होता है उसको भी उजागर करने का प्रयास इन्होंने रचनाकार अपनी रचना के माध्यम से कर रहे हैं, इस अंश के माध्यम से करते हैं। तो चलिए देख लेते हैं किस तरह से जो रचनाकार है वो अपने रचना के माध्यम से कैसे संदेश देने का प्रयास कर रहे हैं। तो देखते हैं, लाइन बाय लाइन डिस्कस करेंगे और आपकी सुविधा के लिए यहाँ पे जो एक्सप्लेनेशन है वो नीचे दी गई है, आप देख लेंगे और समझेंगे। और चलिए देखते हैं। कह रहे हैं कितना परमाणिक था उसका दुख, लड़की को दान में देते वक्त जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो। यानी परमाणिक, कितना परमाणिक था यानी कि कितना सच था। परमाणिक मतलब क्या? सच, वास्तविक। कितना परमाणिक था यानी कि इतना सच था उसका दुख, उसका सुख। दुख किसका? मतलब माता पिता का। यानी कि जब शादी, लड़की की शादी हो रही है, उसकी पुत्री की शादी हो रही है, तो वो जो दुख है एक पुत्री से बिछड़ने का, जो दुख है, माँ से पुत्री बिछड़ जाएगी, तो उसका जो दुख है वो कितना स्वाभाविक था वो बताने का प्रयास यहाँ रचनाकार कर रहे हैं। कन्यादान करने के बाद क्या होता है, एक पुत्री जो है वो अपने माता पिता से बिछड़ करके, शादी के बाद बिछड़ करके वो ससुराल चली जाती है, यानी कि माता पिता से दूर हो जाती है। तो एक एक माता पिता के लिए वह जो समय होगा कितना दुखदाई होगा, यानी अपने पुत्री से बिछड़ने का गम जो है उसके लिए असहनीय होगा, यानी कि सहन ना करने वाले होगा। और वो जो है, अभी तक तो माता पिता ने क्या किया, अपनी पुत्री को बड़े लाड प्यार से बड़ा कर देते हैं। तो जिस तरह से उन्होंने अपने पुत्री को प्यार दिया था, क्या ससुराल में भी उन्हें ऐसा प्यार मिलेगा? ये जो दुख है एक माँ के लिए ये स्वाभाविक है। और ऐसा दुख है कि जैसे उसकी आखिरी पूंजी हो, यानी कि अभी तक की जो उसकी पूंजी है
वो समझा जाता है। यानी कि इतने लाड प्यार से बड़े की है, अपनी जितना भी लाड प्यार है सब अपने पुत्री पर न्यौछावर कर देते हैं। तो क्या वही सुख उसकी पुत्री को मिलेगा आगे चल के उसके ससुराल में? तो ये सभी जो दुख है, एक पिता का, एक माता का, एक पेरेंट्स का होना लाजमी है। तो उसी चीज का यहाँ पे वर्णन यहाँ पे रचनाकार कर रहे हैं। अभी तक तो जो माता है वो क्या कर रही थी, अपनी पुत्री से के साथ सभी सुख दुख बांट रहे थे। और उसकी जीवन की जो साथी है, एक पुत्री जो होता है, कहा भी गया है कि एक पुत्री अपने माता के सबसे नजदीक होती है। तो उसके जीवन की एक साथी थी उसकी पुत्री। लेकिन अब वो उससे क्या हो रही है, अब दूर जा रही है। तो उसकी माता को, उसके पिता को, उसके पेरेंट्स को क्या हो रहा है, बहुत दुख होता है। तो अगली पंक्ति में चलते हैं। अगली पंक्ति में रचनाकार क्या बताने का प्रयास कर रहे हैं उसको देखेंगे। तो रचनाकार कह रहे हैं, लड़की अभी सयानी नहीं थी, अभी इतनी भोली सरल थी कि उसे सुख का आभास तो होता था, लेकिन दुख बांचना नहीं आता था। पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, कुछ तुकों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की। तो रचनाकार जो है इस पंक्ति के माध्यम से, इस अंश के माध्यम से क्या कहने का प्रयास कर रहा है? तो सबसे पहले तो बता दें, लड़की अभी सयानी नहीं थी, अभी इतनी भोली सरल थी। इसके माध्यम से रचनाकार लड़की की स्थिति कैसी है उसको बता रहे हैं। तो लड़की कैसी है, अभी सयानी नहीं है, यानी कि अभी समझदार नहीं हुई है। और एक चीज और बता दें कि जब लड़की की जो अभी जो ये रचनाकार ने जब रचना लिखे, तो उस समय नारियों की स्थिति उतनी अच्छी नहीं थी। लड़कियों की शादी बहुत जल्द कर दिया करते थे। यानी कि कब, 14 वर्ष की उम्र में, 12 वर्ष की उम्र में, 15 वर्ष की उम्र में, ऐसे कम उम्र में शादी कर दिया जाता था। तो 15 वर्ष और 14 वर्ष की जो उम्र की जो लड़कियां होगी वो कितनी समझदार होगी, उसके बारे में बता रहे हैं। अभी इतनी भोली सरल थी, भोली थी यानी कि ज्यादा समझ उसमें नहीं था, जीवन का समझ जो है उसमें ज्यादा नहीं था। उसे सुख का आभास तो होता था, यानी कि अभी उन्होंने अपने माता पिता के घर में क्या देखी, सिर्फ सुख देखी है। जो चीज भी चाहिए होता है अपने माता पिता से क्या करती थी, मांग लेती थी। तो आभास, आभास मतलब अनुमान, मतलब रियलाइज करना है ना। तो अभी सिर्फ उसको सुख का ही, यानी कि हैप्पी मोमेंट उन्होंने अभी देखी है। फिर आगे कह रहे हैं, लेकिन दुख बांचना नहीं आता था, दुख मिला ही नहीं तो दुख बांचना कैसे आएगा? बांचना मतलब बांटना, यानी कि शेयर करना, बताना। यानी कि अगर आपको दुख मिले तभी तो आप किसी से शेयर करोगे। तो दुख तो मिला ही नहीं, जितनी भी सुख ही सुख अभी अपने माता पिता के घर में देखी है लड़की ने। तो वही बोल रहे हैं, पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की। धुंधला प्रकाश मतलब क्या, अधूरा ज्ञान। यानी कि अभी जो जीवन का जो ज्ञान है उसमें बहुत ही कम थी, यानी कि सभी चीजों को अभी समझ नहीं पा रही थी। दुखों को अभी समझना भी नहीं आता था, क्या सही है क्या गलत है, वो कितनी ज्यादा ज्ञान तो हो गया नहीं। तो अभी पाठिका थी, यानी कि सीख रही थी धीरे धीरे, कुछ तुकों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की। यानी कि जीवन का जो तुक है, यानी कि अनुमान लगाना, वो अभी सीख रही थी, वो पाठिका थी। पाठिका मतलब अभी स्टूडेंट, नया नया सब कुछ सीख रही थी, समझ रही थी, और कुछ अनुमान लगाने का प्रयास करती थी। तो ये बोल रहा है, और मुसीबतों का सामना कैसे करें, है ना, बाहरी दुनिया से कैसे इंटरेक्ट करें, ये अभी उनको नहीं आता था। तो यही जो रचनाकार है, स्थिति, लड़की की स्थिति कैसी है जब विवाह हो रहा है, उसके बारे में यहाँ पे इस पंक्ति के माध्यम से बताने का प्रयास कर रहे हैं। फिर अगली पंक्ति में चलेंगे। तो अगली पंक्ति में एक माँ अपने पुत्री को क्या कर रहे हैं, नसीहत दे रही है। तो कैसी नसीहत दे रही है देखते हैं। माँ कह रही है, माँ ने कहा पानी में झांक कर अपने चेहरे पर मत रीझना, आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह बंधन है स्त्री जीवन के। तो ये जो दो लाइन है, माँ ने कहा पानी में झांक कर अपने चेहरे पर मत रीझना, एक माँ अपनी पुत्री को उसकी सुंदरता पर घमंड ना करने की नसीहत दे रही है। पानी में झांक कर यानी कि देख कर, यानी कि कब कोई अपना जो चेहरा है, पानी में झांकना मतलब अपने जो आईना है, मिरर है, उसमें
देखना, अगर कोई भी अपनी सुंदरता को या अपनी चेहरे को कब देखेगा बार बार, जब मतलब उसे आभास होगा कि वो बहुत सुंदर है ना? तो इस चीज पे उसको क्या होगा, अपनी सुंदरता पर घमंड आ जाएगा। तो वही माँ कह रही है कि इस पर तुम कभी मत रीझना, घमंड मत करना अपनी सुंदरता पर। पहली बात ये। दूसरी बात फिर अगली पंक्ति में कह रही है, आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। तो इस पंक्ति से रचनाकार जो है समाज के एक शोषित वर्ग की तरफ, शोषण की तरफ, स्त्रियों का जो शोषण किया जाता है उसकी तरफ यहां पे इशारा करते हैं। आग रोटियां सेकने के लिए, जलने के लिए नहीं। तो मां कह रही है कि क्या करना, दुखों को तुम देखना, सभी का ध्यान रखना, लेकिन ध्यान रखते रखते अपने को भूल मत जाना, यानी कि किसी भी चीज को, दुख को सहना मत। संसारिक जीवन में कभी ऐसा अगर मोड़ आ जाए कि जब दुख सहना पड़े, तो और कभी कुछ ऐसा हो कि शोषण कोई करे, तो उसको सहना मत। ये नसीहत माँ जो है एक अपनी पुत्री को दे रही है। फिर कह रही है, वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह बंधन है स्त्री जीवन के। और फिर आगे क्या कह रही है कि वस्त्र और आभूषण के लिए, ये तो मतलब क्या है, ये एक स्त्री को सब दिया ही जाता है, लेकिन इसके लिए अपने कर्मों को भूल मत जाना, ये नसीहत दे रही है। बंधन है स्त्री जीवन के। ये स्त्री को क्या होगा, एक दिया तो जाएगा ही, वस्त्र और आभूषण के लिए मोह में मत पड़ जाना और उसी में भूल मत जाना, और उसके अपने कर्मों को भूल मत जाना, ये नसीहत दे रही है। इससे क्या होता है, मां नसीहत दे रही है कि इससे बसा बसाया संसार भी क्या होता है, उजड़ जाता है। तो ये बताने का प्रयास कर रही है। फिर अगली पंक्ति में चलते हैं। तो अगली पंक्ति में मां कहती है, मां ने कहा लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। तो पहली पंक्ति में तो क्या कर रहे हैं, लड़की की स्थिति को बताया गया कि लड़की कैसी है, अभी ज्यादा सयानी नहीं हुई, समझदार नहीं हुई। फिर दूसरी पंक्ति में कह रही है, माँ नसीहत दे रही है। फिर तीसरी पंक्ति में एक और माँ जो क्या कर रही है, एक और नसीहत दे रही है, माँ ने कहा लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। तो इसके माध्यम से एक और जो समाज है उसका सोच की तरफ यहाँ रचनाकार क्या कर रहे हैं, इशारा कर रहे हैं। क्या कि लड़की को, एक लड़की होना मतलब कि कमजोर, दुर्बल स्त्री की तरफ इशारा कर रहे हैं कि एक जो समाज ने एक समझ बना लिया है कि लड़की मतलब कमजोर या दुर्बल या लाचार होना, या लाचार है, ऐसी सोच जो है इस तरफ इशारा किया जा रहा है, करते हैं। तो माँ कहती है कि ठीक है, जो समाज सोचते हैं, सोच रही है कि लड़की होना मतलब दुर्बलता की निशानी है, वो मत उजागर होने देना, यानी कि अपनी लाचारी को कभी, अपनी दुर्बलता को कभी मत सामने आने देना। डट करके सामना करना, अगर कोई भी समस्या आ जाए तो उसको क्या करना, बड़ी हिम्मत के साथ उस चीज का सामना करना। आखिर क्यों कि संसार में जो है, जो जो क्या होता है कि जो दुर्बल है यानी कि जो कमजोर है, लोग उसी को ज्यादा सताते हैं। तो इसीलिए माँ कहती है कि जो भी अगर दुख आ जाए तो उसको क्या करना, अपने बहुत ही समझ के साथ उसको सामना करना। ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, और यहाँ कुछ शब्दार्थ दिए गए हैं आपकी सुविधा के लिए, आप देख लेंगे। और आपको एक चीज बता दें कि अगर आप बोले तो इस चीज का सीरीज एक लाया जाएगा क्वेश्चन आंसर का। तो आप कमेंट करके बताएंगे कि क्या इस चीज का आपको सीरीज, जो क्वेश्चन आंसर चाहिए सीरीज, क्या आपको जरूरत है? तो क्वेश्चन पे आप कमेंट करके बताएं, और जल्द ही हम चाहेंगे कि इसका आपका जो क्वेश्चन आंसर का सीरीज है वो लाने का प्रयास करेंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद। और आपका कोई भी डाउट होगा तो आप हमसे हमारे सोशल मीडिया से जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम, फेसबुक और इंस्टाग्राम से। तो चलिए, धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।